क्या आपने कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जिसकी तुलना देश से की जाती हो, जहां एक नगर निगम की सत्ता किसी राज्य से भी ज्यादा ताकतवर हो, जहां सियासत की लड़ाई सिर्फ सड़कों, गटरों और पानी की पाइपलाइनों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के सबसे अमीर शहर की आत्मा को परिभाषित करती हो? और क्या होगा अगर इस लड़ाई में एक ऐसी पार्टी आ धमके जिसका नाम सुनते ही देश के एक बड़े हिस्से में राजनीतिक भूचाल आ जाता हो? एक शहर मुंबई, सपनों का, पैसों का, ग्लैमर का, लेकिन इसकी एक और पहचान है, भारत की राजनीतिक प्रयोगशाला। और इस प्रयोगशाला का सबसे ताकतवर, सबसे विवादास्पद और सबसे रहस्यमय केंद्र है बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी। दो सवाल आपके दिमाग में कौंधने चाहिए। पहला, आखिर यह बीएमसी है क्या भला, जिसके बजट का आंकड़ा लगभग 59,000 करोड़ रुपए भारत के कई छोटे मोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है। और दूसरा, हैदराबाद से निकली एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, जिसका मुख्य आधार दक्षिण भारत में रहा, वो अचानक 1000 किलोमीटर दूर मराठी अस्मिता के गढ़ में बीएमसी की सीढ़ियों पर दस्तक क्यों दे रही है? क्या यह सिर्फ एक चुनावी मुकाबला है, या यह उस बड़े सियासी खेल का पहला पास है जो महाराष्ट्र की राजनीति का नक्शा बदल कर रख देगा? एक ऐसा खेल जिसमें धर्म, संस्कृति, सत्ता और पैसे के तार एक दूसरे से इस तरह उलझे हैं कि सुलझाने की कोशिश भी एक नया गुत्थी बन जाती है। आज हम गहरे उतरेंगे बीएमसी के उन गलियारों में जहां फैसले होते हैं, AIMIM की उस रणनीति में जो हैदराबाद हाउस से निकलकर मुंबई की गलियों तक पहुंची, और उन जटिल समीकरणों में जो यह तय करेंगे कि भारत के वित्तीय राजधानी पर किसका राज चलेगा। पहला अध्याय, वह दानव जिसे महापालिका कहते हैं। सन 1888, बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेज एक ऐसी संस्था बना रहे थे जो इस व्यापारिक नगर को नियंत्रित कर सके। जन्म हुआ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। लेकिन क्या उस समय किसी ने सोचा था कि यह संस्था एक दिन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे देश में पालिकाओं का कैला कहा जाएगा? बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं, एक साम्राज्य है। इसके पास खुद का कर विभाग है, खुद का स्वास्थ्य विभाग है, खुद की शिक्षा व्यवस्था, 1100 से ज्यादा स्कूल, खुद की आपदा प्रबंधन टीम है। यह शहर की सड़कें बनाती है, पानी की सप्लाई देती है, ठोस कचरा प्रबंधन करती है, निर्माण की इजाजत देती है और अस्पताल चलाती है। यानी मुंबई वासी का जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक बीएमसी उसके साथ है। लेकिन यहीं से शुरू होती है रहस्य की कहानी। इतने बड़े बजट का, इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग कैसे होता है? दशकों से बीएमसी पर किसका कब्जा रहा? जवाब है शिवसेना। 1985 से लेकर 2022 तक बीएमसी पर शिवसेना का एक छत्र राज रहा। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि शिवसेना की राष्ट्रीय सत्ता में आने की सीढ़ी बीएमसी की सीढ़ियों से ही शुरू हुई। बाल ठाकरे ने स्थानीय मुद्दों, मराठी मानुष के सवाल और इस महापालिका को हथियार बनाकर एक साम्राज्य खड़ा किया। और जहां इतना बड़ा बजट और इतनी शक्ति हो, वहां कमीशन की राजनीति का जन्म होना स्वाभाविक था। बीएमसी को भ्रष्टाचार का अखाड़ा कहा जाने लगा। कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, इजाजतें, हर चीज के लिए कट की बात होती थी। एक अनकहा नियम था, मुंबई में कुछ भी बनाना है तो शिवसेना और बीएमसी के नेताओं से पास होना जरूरी है। यह एक समानांतर सरकार थी। लेकिन 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। शिवसेना में बंटवारा हुआ। एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और दूसरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। ये बंटवारा सिर्फ एक पार्टी का बंटवारा नहीं था, ये बीएमसी पर पकड़ का भी बंटवारा था। और प्रकृति को खाली जगह पसंद नहीं होती। जब एक बड़ा शिकारी कमजोर पड़ता है तो दूसरे शिकारी अपना मौका तलाशने लगते हैं। दूसरा अध्याय, हैदराबादी स्टॉर्म का मुंबई में लैंडफॉल। अब हमारी कहानी में प्रवेश करते हैं दूसरे मुख्य किरदार, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी AIMIM। एक पार्टी जिसकी छवि एक मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी के रूप में है। लेकिन क्या यह छवि पूरी तस्वीर है? शायद नहीं। AIMIM की कहानी भी रहस्यमय है। हैदराबाद के निजाम के जमाने में जन्मी यह पार्टी मुस्लिम रक्षक के तौर पर उभरी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक नई पहचान दी। तेज तर्रार भाषण, बेबाक बयानबाजी और एक सीधी लड़ाई की छवि। उन्होंने देश भर के मुसलमानों को यह संदेश दिया, बड़ी पार्टियां तुम्हें वोट के समय याद करती हैं, बाकी समय नहीं। हम तुम्हारी असली आवाज हैं। लेकिन यह रणनीति हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक ही सीमित थी। महाराष्ट्र, वहां तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का बोलबाला था। मुस्लिम वोटर भी पारंपरिक रूप से इन्हीं पार्टियों के साथ जाते थे। तो फिर ओवैसी की नजर मुंबई पर क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 गहरे कारण थे। पहला,
रणनीतिक विस्तार। ओवैसी एक राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं और कोई भी पार्टी राष्ट्रीय नहीं कहला सकती अगर उसकी भारत के वित्तीय कैपिटल में मौजूदगी न हो। बीएमसी में सफलता राष्ट्रीय सुर्खियां दिलाती। दूसरा, वैक्यूम का फायदा। शिवसेना के बंटवारे ने मुंबई में एक राजनीतिक खालीपन पैदा किया। दोनों धड़ों में लड़ाई ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को निराश किया। ऐसे में एक नई मुखर आवाज के लिए जगह बनी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जनसांख्यिकी का गणित। मुंबई के कुछ इलाके गोवंडी, मंकुड़, चेंबूर, कुर्ला, चेंदनी गली, मोहम्मद अली रोड, जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 25% से लेकर 70% तक है। पारंपरिक रूप से यहां से कांग्रेस या एनसीपी के नेता जीतते आए थे, लेकिन ओवैसी ने महसूस किया कि यहां का मुस्लिम मतदाता अब पारंपरिक पार्टियों से नाखुश है। उसे लगता है कि उसके वोट को ट्रेड किया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता। यही गुस्सा और असंतोष एआईएमआईएम के लिए उपजाऊ जमीन थी। और फिर शुरू हुई एआईएमआईएम की ऑपरेशन मुंबई। हैदराबाद से कार्यकर्ताओं की टीमें आईं, स्थानीय नेताओं को जोड़ा गया। मोहम्मद अली रोड पर पार्टी का कार्यालय सक्रिय हुआ और सबसे बड़ा हथियार था असदुद्दीन ओवैसी के भाषण। जनसभाओं में उन्होंने सीधा निशाना साधा। कांग्रेस और एनसीपी ने 70 साल में तुम्हारा क्या भला किया? शिवसेना तो हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी तो साफ खिलाफ है। अगर तुम्हें अपनी आवाज बुलंद करनी है तो अपनी ताकत को पहचानो, एक होकर वोट दो। ये संदेश एक विशेष वर्ग के बीच तेजी से फैला। 2019 के लोकसभा चुनाव में भले एआईएमआईएम को मुंबई में सफलता न मिली, लेकिन उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। बीएमसी चुनाव 2022 जो अंततः 2023 में हुए, इसका असली टेस्ट केस थे। तीसरा अध्याय 2022 के चुनाव। जब बीएमसी का दरवाजा खटखटाया, 2022 के बीएमसी चुनावों को लेकर अभूतपूर्व उत्सुकता थी। पहली बार शिवसेना बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी अलग, कांग्रेस और एनसीपी अलग। और इस उलझन में एआईएमआईएम ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव प्रचार ने एक अलग ही रंग दिखाया। एआईएमआईएम के प्रचार में सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के मुद्दे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, हज सब्सिडी, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का मुद्दा। उन्होंने कहा, बीएमसी सिर्फ सड़क पानी की जगह नहीं, ये हमारी पहचान की लड़ाई की जगह भी है। परिणाम आए, एआईएमआईएम ने 2 सीटें जीती, चेंदनी गली वार्ड 131 और बखारी गली वार्ड 68 ही। संख्या में यह छोटी सफलता थी, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह एक बड़ी चीरफाड़ थी। पहली बार बीएमसी में एआईएमआईएम का प्रवेश हुआ था और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई सीटों पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रहकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आया। बीएमसी में किसी की भी स्पष्ट बहुमत नहीं थी। शिवसेना शिंदे गुट 84 सीटें, 44 सीटें, बीजेपी 82, शिवसेना यूबीटी 75, कांग्रेस 31, एनसीपी 9 और एआईएमआईएम के 2 सीटें। एक तरह से एआईएमआईएम के ये 2 वोट किंग मेकर की भूमिका में आ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने मिलकर बहुमत साबित किया और नियंत्रण ले लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या एआईएमआईएम की यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या यह संकेत था कि मुंबई की मुस्लिम आबादी का एक हिस्सा अब पारंपरिक पार्टियों से मुंह मोड़कर एक धर्म आधारित पार्टी की ओर देख रहा है? चौथा अध्याय, वह जटिल समीकरण जो भविष्य तय करेगा। अब हम आते हैं उस मुख्य मोड़ पर, जहां यह लड़ाई सिर्फ बीएमसी से निकलकर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का सवाल बन जाती है। एआईएमआईएम की मौजूदगी से कौन डरता है और किसे फायदा होता है, ये समझना बेहद दिलचस्प है। शिवसेना दोनों धड़े के लिए एआईएमआईएम एक सीधा खतरा है, क्योंकि यह उनके सेकुलर वोट बैंक को काटती है। शिवसेना यूबीटी जो कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी में है, उसके लिए मुस्लिम वोट जीवनदायी हैं। अगर एआईएमआईएम उन वोटों को काटेगी तो शिवसेना यूबीटी की ताकत कमजोर होगी। वहीं शिवसेना शिंदे के लिए भी यह चुनौती है, क्योंकि बीएमसी में उनकी सत्ता के लिए हर वार्ड जरूरी है। बीजेपी के लिए एआईएमआईएम एक आदर्श विपक्ष है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व बनाम इस्लामिस्ट के ध्रुवीकरण पर टिकी है। एआईएमआईएम जितनी मुखर होगी, उतना ही बीजेपी हिंदू वोटों को खतरे का एहसास दिलाकर एकजुट कर पाएगी। एक तरह से एआईएमआईएम की मौजूदगी बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है। यही कारण है कि बीजेपी कभी-कभी एआईएमआईएम को सॉफ्ट टारगेट बनाती है, ताकि ध्रुवीकरण और गहरा हो। कांग्रेस और एनसीपी के लिए तो एआईएमआईएम सीधा कत्ल है। ये दोनों पार्टियां दशकों से मुस्लिम वोट को अपना सेफ सेट मानती आई हैं। एआईएमआईएम उनकी इस नींव को खोखला कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता एआईएमआईएम को विभाजनकारी और सांप्रदायिक बताने में कोई कसर नहीं
छोड़ते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या AIMIM सिर्फ एक वोट कटर की भूमिका में है या वह खुद एक स्थायी शक्ति बनने का सामर्थ्य रखती है? इसके जवाब के लिए हमें मुंबई की जमीनी हकीकत देखनी होगी। मुंबई का मुस्लिम समुदाय एक रूप नहीं है। इसमें बोहरा, मेमन, खोजा, दौदी बोहरा, कोंकणी मुसलमान, उर्दू भाषी मुसलमान जैसे कई उपसमूह हैं। इन सब की अपनी अपनी पहचान और राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। AIMIM की अपील अभी मुख्यतः उर्दू भाषी कम आय वर्ग के मुसलमानों तक ही सीमित है। समुदाय का एक बड़ा और प्रबुद्ध वर्ग अभी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को ही तरजीह देता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। AIMIM को एक दक्षिण भारतीय उर्दू भाषी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। शिवसेना और यहाँ तक कि NCP और कांग्रेस भी इसे बाहरी बताकर हमला करती हैं। महाराष्ट्र पर बाहरी लोगों की नजर ये एक संवेदनशील भावनात्मक मुद्दा है। 5वां अध्याय भविष्य का संभावित परिदृश्य और वो चेतावनी जो इतिहास देता है। तो आगे क्या होगा? क्या AIMIM BMC में अपनी सीटें बढ़ा पाएगी? क्या वह महाराष्ट्र की अन्य नगर पालिकाओं में घुसपैठ कर पाएगी? इसके लिए हमें 2 संभावनाएं देखनी होंगी। पहली संभावना, सीमित वृद्धि। AIMIM मुंबई के 8 से 10 ऐसे वार्ड्स पर फोकस कर सकती है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। अगर वह अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत करे, स्थानीय मुद्दों सफाई, पानी, स्कूल पर काम करे और ओवैसी के करिश्मे का इस्तेमाल करे, तो वह अपने 2 से 5 से 7 सीटों तक पहुंच सकती है। इससे BMC में उसकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी। दूसरी संभावना, एक बड़ा उलटफेर। यह तभी होगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक ध्रुवीकरण और तीव्र हो। अगर मुस्लिम समुदाय को लगे कि उसके अस्तित्व पर खतरा है, तो वह पारंपरिक पार्टियों को छोड़कर AIMIM के पीछे एकजुट हो सकता है। ऐसे में वह 15 से 20 सीटें भी जीत सकती है। लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि ऐसा होने पर बाकी पार्टियां कांग्रेस, NCP, शिवसेना, UBT उसके खिलाफ गठबंधन कर लेंगी ताकि वोट बंटने न पाए। लेकिन इतिहास हमें एक गंभीर चेतावनी देता है। 1992 से 1993 के दंगों के बाद मुंबई में सोशलिस्ट पार्टी जैसे छोटे दलों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज की थी। लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि नगर निगम की सत्ता सिर्फ भावनात्मक मुद्दों से नहीं चलती। इसे चलाने के लिए विशाल प्रशासनिक मशीनरी, अनुभव और दूसरी पार्टियों से गठजोड़ की जरूरत होती है। AIMIM के पास अभी यह अनुभव नहीं है। निष्कर्ष, अंतहीन लड़ाई का नया अध्याय। तो दोस्तों, हम कहां खड़े हैं? BMC बनाम AIMIM की यह लड़ाई असल में भारतीय लोकतंत्र के एक बड़े संकट और बदलाव की कहानी है। यह उस हाशिए के समुदाय की कहानी है जो अब पारंपरिक दलों से निराश होकर अपनी अलग पहचान की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। यह उस क्षेत्रीय पार्टी की कहानी है जिसकी सत्ता का किला अब नए हमलावरों के सामने है। और यह उस बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की भी कहानी है जो इस संघर्ष से फायदा उठाने की कोशिश में है। मुंबई हमेशा से भारत का दर्पण रहा है। यहाँ जो होता है वह धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। AIMIM की BMC में एंट्री सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो बताता है कि भारतीय राजनीति का मैदान बदल रहा है। धर्म और पहचान के आधार पर मतदान का चलन बढ़ रहा है और स्थानीय निकाय जो कभी विकास के केंद्र होते थे, अब राष्ट्रीय राजनीतिक लड़ाई के अखाड़े बनते जा रहे हैं। अगले 5 साल निर्णायक होंगे। क्या AIMIM BMC की जटिल गलियों में खुद को साबित कर पाएगी? क्या शिवसेना अपने खोए गढ़ को वापस पा सकेगी या फिर BJP इस उलझन का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरेगी? एक बात तो तय है, मुंबई की सड़कों पर, गटरों में और उसके ऊपर उठने वाली ऊंची इमारतों की छाया में भारत के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। और यह लड़ाई हर वोट के साथ, हर चुनाव के साथ और हर भाषण के साथ एक नया मोड़ लेती रहेगी। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमने विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकीय, चुनाव आयोग के आंकड़े और राजनीतिक विश्लेषकों के बयानों को आधार बनाया है। ये एक जटिल राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण मात्र है। हमारा उद्देश्य आपको सूचित करना है, भ्रमित करना नहीं। अगली बार तक ज्ञान और जागरूकता के साथ बने रहिए। नमस्कार।